नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं, जो उस समय घटित हुई थी जब मैं डीआईजी रेंज बरेली था। मैंने आपको बहुत बार बताया कि बरेली में मेरे जुरिस्डिक्शन में 4 ज़िले थे। उन 4 में से किसी न किसी ज़िले की कोई घटना प्रतिदिन मैं आपको बताता हूँ। आज की घटना जनपद शाहजहाँपुर की है। थाना है निगोही। तिथि से 31 मई 2020। थाने पर राजेंद्र पाल सन ऑफ अजय पाल सन ऑफ राजेंद्र सिंह, इन्होंने आकर बताया कि मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। मेरा दूसरा भाई राजवीर है। दोनों की शादी हो गई है और दोनों ही अपने अपने पैतृक मकान में अलग अलग रहते हैं। दोनों पैतृक मकानों की दूरी लगभग 100 मीटर है। मैं कल अपनी रिश्तेदारी में एक कार्यक्रम में आया हुआ था। आने से पहले मेरी राजवीर से मुलाकात भी हुई थी। रात में ही मुझे ये सूचना मिली कि मेरे भाई राजवीर की मृत्यु हो गई है। मैं सुबह सुबह भोर ही अपने घर पहुंच गया और देखा वहाँ राजवीर के यहाँ जाके कि राजवीर की लाश चारपाई पर पड़ी है और उसकी पत्नी अंजलि चारपाई के पास ही बैठी हुई है। जब मैंने उससे अपने भाई के मृत्यु के बाबत पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई की हत्या की गई है। यह मृत्यु मेरे भाई की स्वाभाविक नहीं हो सकती। मैं कल रिश्तेदारी में जाने से पहले उससे मिलकर गया था। बिल्कुल स्वस्थ था और उसे किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं थी। जबकि उसकी पत्नी का ये कहना है कि उन्होंने रात में खाना खाया। खाना खाने के बाद वो सो गए। रात में जब मैं पानी पीने के लिए उठी 11 बजे 12 बजे, तो मैंने ये देखा कि उनका एक हाथ चारपाई से बाहर की तरफ लटक रहा है। मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। मैंने पास में जाकर उस हाथ को फिर ऊपर करने का जब प्रयास किया तो मुझे ऐसा लगा कि इनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है और संभवतः इनकी मृत्यु हो गई है। मैंने तुरंत, उसका ये कहना था कि मैंने तुरंत आपको यानी अजय पाल को, जो रिश्तेदारी में गए थे, उनको बताया और कुछ और लोगों को बताया। गांव वाले आना शुरू हो गए। इसके अलावा उसका ये कहना था अजय पाल का कि अंजनी का व्यवहार, उसमें कोई बदलाव उन्होंने नहीं देखा। जो काम वो रोजाना करती थी वही काम वो करती रही। उसके चेहरे पर कोई इस तरह का भाव नहीं था कि उसके पति की मृत्यु हुई है। इसलिए मेरी एफआईआर लिख लें और लाश का पोस्टमार्टम ज़रूर कराएं, क्योंकि गांव के कुछ लोग जो वहां इकट्ठा हैं वो उसे शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए ले जाना चाहते हैं। मेरे बहुत मना करने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं और इसीलिए मैं भागकर थाने पर आया हूँ। थानाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिधोरिया ने पूरी बात सुनी। फ़ौरन उनके भाई अजय पाल से एक तहरीर ली और तहरीर लेके ऑफिस में अपने उसे मार करके कि इस पे फ़ौरन एफआईआर आप करते रहिए, मैं भी मौका देख के आता हूँ। राजवीर सिंह भदौरिया अजय पाल को लेके पूरी पुलिस फोर्स के साथ गांव में पहुंच गए। गांव इनका मैंने आपको बताया था। गांव है इसका, थाना था निगोही। गांव में भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। थाना निगोही के गांव सहतेपुर, थाना निगोही के गांव सहतेपुर का ये मामला था। इंस्पेक्टर साहब अजय पाल को लेकर सहतेपुर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि लोगों का आवागमन लगा हुआ है। काफ़ी लोग बाहर भी खड़े थे और कुछ लोग भीतर बाहर हो रहे थे। थानाध्यक्ष की समझ में आया कि घटना कुछ न कुछ हुई है। उन्होंने फ़ौरन कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी अधिकारियों को सूचना दी। सबको यह सूचित किया कि इस तरह की एक घटना हुई है। मैं मौके पर आ गया हूँ। फ़ौरन डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भेज दिया जाए। बाकी सर्विलांस को और क्राइम ब्रांच की टीम को
भेजते रही, जल्दी भेज दीजिए, लेकिन इन दोनों की तुरंत आवश्यकता है, भीड़ यहाँ बहुत है। खोजी कुत्ता बस घर में भीतर 2-4 चक्कर लगा के बाहर की तरफ आता था, लेकिन आवाजाही करने वालों की बहुत मोटरसाइकिलें बाहर खड़ी हुई थी। और मैंने बहुत बार बताया है कि मोटरसाइकिलों में जिसमें ताज़ा पेट्रोल या डीजल किसी वाहन में बाहर की तरफ जब वो गिर जाता है भराते समय, तो उसकी महक वहाँ आसपास ज़रूर रहती है। उसकी महक में जो ह्यूमन स्मेल है वो सप्रेस हो जाती है, और इसी कारण वहाँ जो दरवाजे पर खड़ी हुई तमाम मोटरसाइकिलें थीं, उसके आगे खोजी कुत्ता नहीं बढ़ पाया। फॉरेंसिक वालों ने सारे एंगल से उसकी फ़ोटोग्राफ ले ली, सारे एंगल से उसकी वीडियोग्राफी कर ली, ताकि भविष्य में ये काम आए। इससे अधिक वहाँ कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि छोटे से कमरे में इतने लोग आ जा चुके थे कि ना तो फिंगरप्रिंट का स्कोप बचा था, न ही फुटप्रिंट का। सर्विलांस वालों ने भी पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया। सभी संबंधित लोगों के मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिए, डंप डाटा ले लिया, मौके की सेल आईडी प्राप्त कर ली, ताकि वो क्राइम ब्रांच पहुंच के इस पर काम शुरू कर सके। इस बीच में बॉडी का पंचायतनामा कर दिया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद शव को भाई को अंतिम संस्कार के लिए हैंडओवर कर दिया गया। इसी बीच थाने पर एफआईआर भी अंकित हो गई थी। मुकदमा अपराध संख्या 235/20, धारा 302 आईपीसी, यानी हत्या की धारा में बनाम अज्ञात किसी को नामजद नहीं किया और न ही किसी के बारे में बइस्तबा लिखवाया। पीएम रिपोर्ट भी रात तक आ गई। पीएम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू थ्रॉटलिंग, यानी गला दबाने और सांस रुकना मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम में बताया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के थोड़ा सा इंस्पेक्टर और जो लोग साथ में गए थे वो चौंके कि हम लोग भी वहाँ जाके देखे थे, गले में कोई इस तरह का निशान दिखाई नहीं पड़ा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है तो ज़रूर कहीं न कहीं हम लोगों से देखने में ही गलती हुई होगी। इसीलिए उन्होंने फॉरेंसिक वालों को फ़ोन करके उनसे कहा कि कल जो मौके की फ़ोटोग्राफ और वीडियोग्राफ ली गई थी उसको फ़ौरन व्हाट्सएप पर भेज दें, ताकि हम लोग इसका माइन्यूटली इसकी स्टडी कर सकें, इसको ऑब्ज़र्व कर सकें। क्योंकि थोड़ा मौका था पुलिस के पास, बॉडी के अंतिम संस्कार का इंतज़ार हो रहा था कि बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाए, फिर विवेचना शुरू की जाए। खैर, उसके बाद जब बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया तो इंस्पेक्टर फोर्स के साथ फिर वहाँ पहुँचे गांव में, क्योंकि वो स्वयं विवेचक थे। उन्होंने जो फ़ोटो मंगवाई थी उसमें इंस्पेक्टर को कुछ डाउट था। उन्होंने जब जूम करके देखा तो उसमें 3 निशान, नीलगू निशान, जिसे नीला निशान कहते हैं, वो गर्दन पे उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया। हो सकता है कमरे में अंधेरे और तमाम भीड़ भाड़ या शव का ऐसा पोजीशन है जैसे उसकी गर्दन झुकी हुई हो, तकिया के कारण उसकी ठुड्डी छाती की तरफ मिली हुई हो, शायद इस वजह से वो निशान इन लोगों ने नहीं देखा था। फ़ोटो में एक बात और इंस्पेक्टर ने नोटिस की थी कि चारपाई पर लाश करीने से रखी हुई है। चादर पर जरा भी सिलवट नहीं थी, तकिया अपनी जगह पर थी। थ्रॉटलिंग में, नेचुरल कोर्स में थ्रॉटलिंग में जान निकलने से पहले हाथ और पैर दोनों का बहुत मूवमेंट होता है। वो नेचुरल रिएक्शन में होता है, नर्वस सिस्टम के रिएक्शन में होता है। वो जिसको कहते हैं सेंसिबली या अपने होश में व्यक्ति नहीं करता, उसकी जान निकल रही होती है, हाथ पैर दोनों बहुत तेज़ी से चलते हैं। अगर हाथ पैर तेज़ी से चलते तो चादर पर सिलवटें भी आती, तकिया भी इधर उधर होता और तमाम अस्त व्यस्त हो जाता बिस्तर। लेकिन फ़ोटोग्राफ में जो बिस्तर दिखाई दे रहा था वो उसका चद्दर बिल्कुल करीने से बिछा हुआ, उड़ाई हुई चद्दर भी बिल्कुल करीने से लगी हुई, सीधे रखी हुई डेड बॉडी और तकिया प्रॉपर अपनी जगह पर लगा हुआ। इंस्पेक्टर को समझने में देर नहीं लगी कि मृत्यु के समय उसकी पत्नी अंजलि ही घर में थी, कोई और था नहीं। इतने करीने से रखी हुई लाश का ये मतलब है कि इसकी हत्या कहीं और हुई है और लाश को लाके बिस्तर पर रख दिया गया है। इसी बीच सर्विलांस वालों ने बताया कि बाकी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल के सीडीआर में कोई असामान्य बात नहीं पता लगी, बल्कि अंजलि के सीडीआर में एक अनजान नंबर से बहुत ज़्यादा बात हुई है। रात 12 बजे के बाद भी बहुत बात हुई है।
दिन में बहुत बार बात हुई है। कुल मिला के बहुत ही असामान्य नंबर्स थे जो जितनी बार अंजलि की उस व्यक्ति से बात हुई हो। इस अज्ञात फ़ोन नंबर का डिटेल उसके कैफ से, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म से सर्विलांस वालों ने निकलवा लिया। वो बबलू सन ऑफ सुरेंद्र, रेजिडेंट ऑफ निवाड़ी, थाना निगोही, शाहजहांपुर का होना बताया गया। इसकी लोकेशन तुरंत देखी गई कि कहाँ पर है, और पुलिस भेजकर, फोर्स भेजकर इसको वहाँ से थाने पर बुलवाया गया। साथ ही साथ अंजलि को भी बुलवाया गया। उन दोनों से जो ये बातचीत हुई थी, किस तारीख को कब बात हुई थी, कितनी देर बात हुई थी, क्या बात हुई थी, इस तरह के सवाल जवाब शुरू किए गए। क्योंकि सर्विलांस वालों ने ये भी बताया कि हत्या का जो संभावित समय है उसके पहले भी इस नंबर पे बहुत लंबी बात हुई है और उसके बाद भी इस नंबर पे बात हुई है। बबलू तो शुरू में इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन अंजलि थोड़े ही दबाव के बाद टूट गई। महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स ने उनसे जब सवाल एक के बाद एक करने शुरू किए तो वो थोड़ी देर बाद टूट गई। अंजलि ने बताना शुरू किया उसकी शादी राजवीर से करीब 4 साल पहले हुई थी। 2 साल तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। दो साल बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी परेशान होने लगे कि ऐसे कैसे चलेगा, और हम लोगों की कोई संतान अभी तक नहीं हुई, शादी के 2 वर्ष हो गए हैं। देखिए, शहरों में तो जो कपल्स हैं वो चाइल्ड प्लान करते हैं कि साहब हमें कब बच्चा पैदा करना है। शादी के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद वो प्लान करते हैं। लेकिन गांव देहात में ये माना जाता है कि शादी हुई और उसके तुरंत बाद अगर कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है तो कोई न कोई बात असामान्य जरूर है। उन दोनों ने शहर जाकर डॉक्टर को दिखाया। जिस किसी भी डॉक्टर को दिखाया, हमको ऐसा लगता है कि ये जो सेक्सोलॉजिस्ट, जिनके तमाम बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कि संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही है, तत्काल मिलें, तुरंत मिलें, फलाना ठिकाना, इस तरह की बातें, वहाँ पर वो गई तो 3-4 घंटे की कोई जांच उन्होंने की, बिठाए रखा, बात करते रहे। 4 घंटे की जांच के बाद उन्होंने बताया कि राजवीर के लिए कि आप संतान पैदा करने के में सक्षम नहीं हैं, जबकि अंजलि को एकदम ठीक बताया। कुछ उन्होंने दवाई दी और इनका घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी का भी प्रावधान है। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग आइए और फिर हम टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से आपको संतान की प्राप्ति करा देंगे। उस समय भी कुछ उन्होंने दवाएं लिखी और ये कहा कि दवाएं खाते रहिए, हो सकता है 6 महीने बाद जब ये दवा असर करेगी तो आपको अपने आप नेचुरल कोर्स में संतान की प्राप्ति हो जाए। ये इस तरह के जो डॉक्टर्स गली कूचे में आज की तारीख में फैले हुए हैं, ये इनको टेस्ट ट्यूब बेबी चूँकि उनके लिए आसान एक तरीका है और बहुत ज़्यादा पैसा इसमें वो पेशेंट से लेते हैं, या जो परेशान लोग हैं, परेशान दंपत्ति से लेते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई ऐसी कमी बता दी जाए ताकि दंपत्ति तत्काल टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए तैयार हो जाएं। अंजलि ने बताया कि डॉक्टर जो दवाइयाँ देता था वो बहुत महंगी थी और डॉक्टर की से एक बार मिलने की या एक बार दिखाने की फ़ीस भी करीब 2000 रुपये थी। तो इतना पैसा हम लोग सिर्फ इसके इलाज में नहीं खर्च कर सकते थे, इसलिए 1 महीने के बाद हम लोगों ने दवाई लेनी बंद कर दी। उसके बाद दोनों लोग तांत्रिक, ओझा, वैद्य, गंडा ताबीज वाले, इनके चक्कर लगाने शुरू किए। चक्कर लगाते लगाते लगभग साल भर हो गए, लेकिन कोई रिजल्ट इससे नहीं मिला। इस बीच में राजवीर की बुआ का लड़का बबलू, वो बहुत ज़्यादा घर में बेरोक टोकाया जाया करता था क्योंकि वो रिश्तेदार था और बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार था। अंजलि को संतान की चाहत थी, उसे हर हाल में संतान चाहिए थी। राजवीर से ज़्यादा संतान के लिए अंजलि परेशान थी। वो धीरे धीरे बबलू के करीब आने लगी। पहले बबलू ने शायद इसके लिए मना भी किया कि ये ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बातें, लेकिन वो धीरे धीरे उसके नज़दीक होने लगी और वो भी नज़दीक हुआ और दोनों के संबंध हो गए और बहुत जल्दी ही अंजलि गर्भवती हो गई। वर्तमान में भी जब उससे ये पूछताछ हो रही थी, वर्तमान में भी वो 3 महीने की गर्भवती थी।
अंजलि ने कहा कि देखो, अब 15-20 दिन में ही गर्भ दिखने लगेगा और राजवीर 10 सवाल पूछेगा। अगर, क्योंकि उसे पता है कि डॉक्टर उसे बता चुका है कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, तो वो पूछेगा कि आखिर ये किसका बच्चा है, और अगर मैंने बता दिया तो तुमको मार देगा, और अगर नहीं बताया तो मुझको मार देगा। इसलिए जल्दी इसको रास्ते से हटाना होगा, नहीं ये हम लोगों के लिए एक समस्या पैदा होगी। उन लोगों ने प्लान किया कि जिस दिन उसके जेठ अजय पाल घर पे नहीं होंगे, उसी दिन ये किया जाएगा। अजय पाल को अपनी एक रिश्तेदारी में जाना था, ये बात अंजलि को पता थी। अंजलि ने यह भी बताया कि उसके पति के अपने बड़े भाई से बहुत अच्छे संबंध थे। ये हफ्ते में कई दिन एक साथ खाते थे, चाहे अपने घर में खाएं चाहे बड़े भाई के घर में जाके खाएं, और इनके बड़े भाई गाहे बगाहे कभी भी घर पर आ जाते थे और दोनों लोग बैठ के बात करते थे। इसलिए उनके रहते हुए ये काम करना बहुत रिस्की था, इसलिए उनके जाने का इंतज़ार कर इन लोगों ने किया। जिस दिन वो रिश्तेदारी में घर से बाहर गए, उस दिन बबलू अंग्रेजी शराब और खाने पीने का ढेर सारा सामान ले आया। राजवीर ने उससे कारण पूछा, क्या बात हो गई, आज तुम इतना खुश दिख रहे हो। उसने कहा कि भैया, एक बहुत लंबा पैसा बहुत दिनों से फंसा हुआ था, आज वो पैसा हमको मिल गया। मैंने सोचा आपके आशीर्वाद से ये सब हुआ है, मैं आपको एक पार्टी दे दूँ। राजवीर भी उसकी बात सुनकर संतुष्ट हुआ। उसने पूछा, कहाँ पैसा, कैसा पैसा। इसने पहले से स्टोरी बना रखी थी, इसने पूरी बात बता दी कि इतना पैसा मुझे आज मेरा फंसा हुआ था मिल गया। दोनों ने बैठकर शराब पी, जमकर शराब पी। बबलू के दिमाग में कुछ और था, इसलिए उसने राजवीर को ज़्यादा शराब पिलाई और खुद कम शराब पी। थोड़ी देर में अच्छे नशे में राजवीर हो गया। इशारा किया बबलू ने अंजलि को। अंजलि ने हिला डुला के देखा, नशे में चूर था, वो बिल्कुल बेहोश हो गया था। अंजलि ने उसका पैर पकड़ा और बबलू उसके सीने पर बैठकर उसने उसका गला दबा दिया, और जब देख लिया कि वो मर गया तो उसको बरामदे से उठाकर, जहाँ वो खाने पीने का सामान, शराब की बोतलें, गिलास, तमाम जो उसके जो पैराफेरनेलिया होता है शराब पीने वालों का, वो सब वहाँ चूँकि मौजूद था, तो वहाँ से उठाकर उसे उसके बिस्तर पर सलीके से लिटा दिया, और उसके बाद वो पूरी जगह अच्छी तरह से साफ़ कर दी। लिटाने के बाद उसे एक चद्दर भी उड़ा दी। बबलू से जब अलग से पूछताछ की गई तो बबलू ने भी कमोवेश पूरी बात यही बताई, कहीं पर कोई बयानों में कंट्राडिक्शन नहीं आया। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। 4 जून 2020 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 31 मई 2020 की ये घटना थाने पर अजय पाल ने सूचना दी थी, और 4 जून 2020 को दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 4 जुलाई 2020 को सारे साक्ष्य और बयानों के आधार पर चार्जशीट नंबर 193/20 के साथ केस डायरीज अदालत को भेज दी गई। दोनों, अंजलि और बबलू, दोनों ही वर्तमान में जेल में हैं और अभी मुकदमे का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। आज की घटना में मेरे विचार से संतान की चाहत के कारण अंजलि के प्लान पर, या अंजलि की इनिशिएटिव पर, या अंजलि के इशारे पर हुई, और संतान की इतनी चाहत कि रिश्ते नातों का कोई मतलब नहीं रह गया था अंजलि के लिए। पति के सगे फुफेरे भाई से संबंध और पति की हत्या कर देना। पति का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता, आप जानते हैं, लेकिन उसे ज़रा भी गुरेज नहीं हुआ कि हमारी संतान बची रहे, मैं बची रहूं, इसलिए उसकी हत्या हो गई। और पति के सगे फुफेरे भाई जो रिश्ते में देवर भाभी लगते थे, वो आता जाता रहता था, सबके बीच में आता था, परिवार में आता था, लेकिन उससे संबंध बना लिया, जबकि बेचारे पति को की कोई गलती नहीं थी। उसे तो एहसास भी नहीं था कि आखिर कमी किस में है जो उसके संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है। इस अवस्था में, यानी 3 माह के गर्भ की अवस्था में वो जेल में गई थी। हत्या के ऐसे प्रकरणों में जमानत बहुत मुश्किल से मिलती है, और हायर कोर्ट्स भी हत्या के ऐसे डोमेस्टिक प्रकरणों में जमानत नहीं देता है। कुल मिलाकर बहुत कम प्रकरणों में ज़मानत दी गई है। ऐसा मेरे अपने टेन्योर में मैंने इसको नोटिस किया था कि इस तरह के मामलों में ज़मानत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, 99% वो ज़मानत मना कर देती है।
अगर कोई हायर कोर्ट में जाता है तो वहाँ भी 90% केसेस में ज़मानत नहीं मिलती है। अगर आप लोगों में से किसी ने जिला जेल की महिला बैरक्स को देखा हो या कोई आइडिया हो या सुना हो तो उन्हें अंदाज होगा कि कितनी बुरी हालत में वहाँ पर महिलाएं रहती हैं। जब तक मैं एसपी या एसएसपी रहा जिलों में, तो प्रत्येक माह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ जिला जेल का निरीक्षण होता है। हर तीसरे माह डिस्ट्रिक्ट जज यानी जो जिला जज होते हैं उनके साथ डीएम और एसएसपी जिला जेल का भ्रमण करने जाते हैं। उसमें कई बिंदु होते हैं। ये शायद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में पिछले बहुत सालों से हो रहा है, वर्तमान में भी प्रचलित है और संभवतः ये चलता ही रहेगा। एक तो वहाँ खाने की क्या व्यवस्था है, 2 बैरकों की क्षमता के अनुरूप वहाँ पर कैदी हैं कि नहीं हैं, 3 सभी कैदियों से डिस्ट्रिक्ट जज और सीजीएम या जो जुडिशियल अफसर डिस्ट्रिक्ट जज के साथ जाते हैं वो उनसे बात करते हैं कि कितना दिन हो गया आपकी ज़मानत नहीं हुई, कितने दिन से आपकी डेट नहीं पड़ी, आप कितनी बार डेट में गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरह की बातें वो औचक रूप से कुछ लोगों से पूछते हैं ताकि जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें अगर कोई कमी हो तो उसको दुरुस्त किया जाए। डिस्ट्रिक्ट जज हमेशा इंसिस्ट करते हैं महिला जेल और बच्चा जेल। बच्चा जेल जिसमें 18 साल से कम 12 से 18 के बीच के बच्चे बंद होते हैं विभिन्न अपराधों में, और महिला जेल जिसमें सिर्फ महिला जो इनमेट्स हैं वो उसमें रहती हैं। किसी न किसी अपराध में जेल की या तो सज़ा हो गई होती है या फिर उसके मुकदमे ट्रायल पर होते हैं। महिला जेल में हम लोग जब गए इतने सालों में एसएसपी और एसपी रहते हुए कंटिन्यूअस, तो वहाँ ज़्यादातर दहेज हत्या के प्रकरण वाली महिलाएं निरुद्ध पाई गईं, जिनमें मृतका की सास, उसकी जेठानी, उसकी जो उसके पति की जो भाभी हैं और जो नंदे हैं, चाहे जिस उम्र की रही हों, और किसी के पास 6 महीने का बच्चा, किसी के पास 4 साल का बच्चा, किसी के साथ 6 साल का बच्चा, ये सब बच्चे भी उन्हीं के साथ जेल में रहते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। देख के वहाँ आप कोई भी सेंसिबल आदमी होगा उसे रोना आ जाएगा। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो जेल में रह रहे बच्चों को, यानी वो अपराधी नहीं हैं, वो अपनी माँ के करतूतों का फल भुगत रहे हैं, बिना किसी अपराध के जेल में हैं, उनके लिए खिलौनों की व्यवस्था कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं करती हैं। कुछ बहुत सेंसिबल जेल अधिकारी हैं, वो भी कुछ बच्चों के खेलने के लिए तमाम जो सामान होते हैं प्लास्टिक के या परमानेंट, कहीं कहीं 1-2 जगह हमने ये परमानेंट व्यवस्था भी देखी, बच्चों के झूलने के लिए झूलना, और सीसा जो होता है वो, और जो ढलान पे फिसलने वाला होता है उसकी व्यवस्था लोग करा देते हैं। लेकिन ये बहुत नाकाफ़ी है। जो बच्चे 5 साल से ऊपर के होते हैं उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए भी जेल प्रशासन कोई न कोई सरकारी टीचर बाहर से बुलाता है, रिक्वेस्ट करता है कि इन बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए। शुरुआती जो केजी या प्राइमरी की कक्षाएं होती हैं, और वो पढ़ाते भी हैं। लेकिन आप उस चारदीवारी के भीतर सालों साल रहने वाली ये माँ और उनके बच्चे, इनको जो मानसिक कष्ट होता होगा उसका अंदाज़ा हम आप नहीं लगा सकते हैं। वही बैरक, वही दिन में जेल का खाना, खाने का बटना, खाना और सो जाना, छोटी सी स्पेस, उसी में बच्चों का उछलना कूदना। न उन्होंने दिवाली देखी होगी, न दशहरा देखा होगा, न उन्होंने टीवी की भी व्यवस्था कहीं कहीं की गई है, लेकिन सब जगह टीवी की व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। और गर्भ का बच्चा जो वहाँ पैदा होता है, वो बेचारा सोचिए किस अपराध में, बिना उसके किसी अपराध के, अपनी माँ के गर्भ के साथ ही जेल गया, वहीं पैदा हुआ और उन्हीं के साथ रहा। पर अंजलि ने बच्चे की चाहत में एक गर्भस्थ शिशु को भी जेल के भीतर जाने के लिए मजबूर किया। मेरे विचार से पूरी गलती इसमें अंजलि की ही प्रतीत होती है। आशा है आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।